आगे विपिन जी। जैन सब क्लासेस सवा जय सात श्री से है ना। कृष्ण। नहीं जी, 7 बजे से। अच्छा, नितिन जी ने मुझे बोला सवा सात बजे से हो गई आज। अरे आज दी है मैंने। आज आज वो तो वहीं से अभी कॉपी। अभी दी है। नहीं नहीं, हम 2 4 दिन बाद दे देते। ये क्लियर लिखा हुआ है कि नहीं, तत्पश्चात। नहीं पढ़ना जाता। नहीं लिखते हैं बस। आत्म जागरूकता के साथ कर। हाँ, तो हमारा विषय वही चल रहा है कि अंत को किसी कार्य को शुरू, मतलब यह है कि अपने को लक्ष्य जो है ना, वो हमेशा रहे। और यही बात हम कहते हैं, निश्चय में भी यही बात होती है कि निश्चय में हमेशा जो है अंततः कहाँ पहुंचना है वो होता है। व्यवहार में हम स्टेजेस में चलते हैं, तो अपने को लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि मुझे वो प्राप्त करना है। और उसमें फिर डिफरेंट स्टेप्स के अंदर आप छोटे छोटे स्टेप्स बना सकते हो। तो इसमें हमने सोचा ये था कि भाई स्टिमुलस के, जब स्टिमुलाइट होता है उसमें जब टाइम की इम्पल्स आती है, इम्पल्स क्यों आती है ये भी समझना है, इसकी टेक्निक समझनी है। कि इम्पल्स आती है कि हम एकदम जो है ना हमारी सांसें तेज हो जाती। इसको बड़ा थोड़ा समझिए। हम जो सांस लेते हैं ना, ये ऑटो मोड पे है। यानी कि सांस जो है ना, वो बस हो रही है, हमें कोई नहीं पता सांसों का। तो हमारी सांसें जो है ना, ब्रीदिंग जो है ना, वो क्या है कि जैसे इमोशन आती है, इमोशंस आती हैं, तो सांसें जो है ना एकदम भड़क उठती हैं। हम सांसों से इमोशन को कंट्रोल नहीं कर रहे, इमोशंस हमारी सांसों को कंट्रोल कर रही है। मुझे गुस्सा आ गया, मेरी सांसें बदल गई। अगर मेरी सांसें जो हो, वो मैं उसको कॉन्शियसली ले रहा हूं अंदर, क्योंकि हम सांस जो है कॉन्शियसली नहीं लेते। हम सांस को, इसको इस बात को समझिए, बड़ी इसको एक बार ये क्लियर हो गई ना कि हम सांस को कॉन्शियसली नहीं लेते, हम सांस ऑटो मोड पे ले रहे हैं। सांस की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। इसलिए इमोशंस कंट्रोल कर रही हैं आपकी सांसें। और जैसे अंदर से कोई बाहर सिचुएशन चेंज हुई, आपकी इमोशन के अंदर इम्पल्स आई, आपकी सांस बिगड़ी और आपने उसी टाइम कर दिया, फायर कर दिया, वो ट्रिगर हो गया, वो हो गया। अगर हम सांस जो है कॉन्शियसली ले रहे हैं, ब्रीदिंग को इतना सॉफ्ट करके, ब्रीदिंग मुझे हर सांस का पता है। जब मैं कहता हूं ना कि 5-10 मिनट का पॉज लीजिए, पॉज कौन लेगा? पॉज वही लेगा कि वो इम्पल्स आने के बाद पॉज वो लेगा जो कॉन्शियसली सांस ले रहा है। आप ऐसे, आप तो कहोगे हमारे तो कंट्रोल भी नहीं होता, जिस टाइम आ गया गुस्सा, आ गया, इसलिए कि इमोशंस कंट्रोल कर रही हैं सांस। सांस आपके कंट्रोल में है, मतलब हमेशा हम ब्रीदिंग ले रहे हैं। तो मेरा अगर उसमें उसमें ब्रीदिंग इतनी स्लो हो जाए, मैं किस मोड में हूं, ब्रीदिंग को शांत। ना किस मोड में है, हमारी उस टाइम क्या स्थिति है मोड की, हमारी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। हम डिटेल में आगे जाके बात करेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम बीटा मोड में हैं कि अल्फा मोड में हैं। वो जो ये सारा है कि मैं कितना सॉफ्ट होता जा रहा है, मेरी सांस लंबी है, बड़ी धीरे आ रही है, धीरे छोड़ रहा हूं। ये सांस मेरी अल्फा मोड में होती है। इसका मतलब मैं रिलैक्स कर रहा हूं। मेरी सांसें, जितनी हमारी सांसें जो है ऑटो मोड पे चल रही हैं, इमोशंस के हिसाब से चल रही हैं। और हमारी इमोशन में इस टाइम है फाइट एंड फ्लाइट। इसको कहते हैं, हम सांस लेते हैं सर्वाइवल मोड में, मतलब ब्रीदिंग चल रही है, वो उसको हम कहते हैं बीटा मोड में। कि या तो मैं एकदम तेज हो जाऊंगा किसी के ऊपर, या होऊंगा, मतलब मैं हमेशा ओवर एक्टिव एक्टिव हूं। ये करना है, वो करना है, सारे स्ट्रेस को लेके चल रहा हूँ, सारे स्ट्रेस को ले रहा हूँ। अगर मैं इसको बिल्कुल स्लो धीरे से, मेरा ध्यान ना अपनी सांसों पे भी है, काम हो रहा है, मतलब मैं सांस को कॉन्शियसली ले रहा हूं, तब आप पॉज कर पाओगे। तब पॉज कर पाओगे कि सांस लेते हुए, इसका अभ्यास भी करा देंगे कभी। सांस को लेते हुए आप ब्रीदिंग को, सांस बड़ा धीरे से ले रहे हैं, लंबा ले रहे हैं, और धीरे से छूटता नहीं है, आप छोड़ रहे हैं। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। और बहुत जितना हल्का लेते जाएंगे धीरे धीरे, मतलब आप उसको महसूस कर रहे हैं सांस को और छोड़ रहे हैं। ये धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाएगी।
तब आपके अंदर 5-10 सेकंड का जो स्टॉपेज लगाना है वो लगेगा, क्योंकि आपकी जो है ना, इमोशन सांसों को कंट्रोल नहीं करेगी, सांसें इमोशंस को कंट्रोल करेगी। और सांसें आपकी इमोशन को जब कंट्रोल करती हैं तो आपके विचार भी कंट्रोल होते हैं, वो मेडिटेशन के अंदर विचार भी कंट्रोल हो जाते हैं। तो यहां पर क्या है कि आत्म जागरूकता, ये जो शब्द है आत्म जागरूकता, ये कैसे रहेगी आत्म जागरूकता? जब मेरी सांसें जो आ रही हैं वो नोइंगली आ रही हैं। मतलब ये नहीं कि सांस चले जा रही है, अब हम तो सांस की परवाह नहीं करते, सांस के लिए ऐसे करते हैं जैसे हमारा खून का दौरा दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है, वो हम नहीं कुछ कर रहे, ऐसे ही हम सांस ले रहे हैं। बट सांस आप डेलिबरेटली ले सकते हो, इतना मतलब सहजता आ जाएगी, इतनी धीरजता आ जाएगी कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, ये चल रहा है बहुत धीरे धीरे, आप उसको फील कर रहे हो सांस को खाली। तो आत्म जागरूकता के साथ मिलकर ये दोनों प्रतिभाएं हमें अपनी स्क्रिप्ट लिखने की शक्ति देती हैं। तो ये क्या है कि हम जो है ना, हमारी प्रतिभा कैसी, आत्म जागरूकता आ गई, और हम पहले से दूसरी द्वारा दी गई स्क्रिप्ट के अनुसार जी रहे हैं, इसलिए पहले अपनी स्क्रिप्ट का लिखना वास्तव में दोबारा है। हमने ये दो प्रतिभाएं कौन सी कही थी, एक हम प्लान करते हैं, फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आत्म जागरूकता के साथ मिलकर ये दोनों प्रतिभाएं, किसी भी चीज को, हमने बात की थी मकान बनाना है तो पहले आप नक्शा बनाएंगे, नक्शा पहले से पहले आर्किटेक्ट को बताएंगे कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी क्या स्पेसिफिकेशन है, वो स्पेसिफिकेशन देंगे तब बनेगा, उसके बाद घर बनना शुरू होगा। ये दोनों प्रतिभाएं होती हैं, करने की भी और उसको प्लान करने की भी। तो हम अपनी जो है ना, हम पहले से दूसरी के द्वारा दी गई स्क्रिप्ट के अनुसार जी रहे हैं, पहले से ही दूसरों द्वारा। हमारे पास स्क्रिप्ट कौन सी है, उसने ऐसा कहा था, इसने मुझे बताया था, वो क्या दूसरों के अनुसार चल रहे हैं। इसलिए अपनी स्क्रिप्ट लिखना वास्तव में दोबारा स्क्रिप्ट लिखने के लिए अपने को दोबारा लिखना पड़ेगा, मुझे कैसे करना है। मुझे एकदम गुस्सा आ जाता है, मुझे इम्पल्स आती है, उस टाइम बाद में मुझे रियलाइज होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना है, मुझे ठीक करना है। इसका अर्थ है कि पैराडाइम में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, उस समय जो मेरा पैराडाइम बनता है किसी सिचुएशन को देखकर, जो मेरी सोच बनती है, जो मेरी विचारधारा होती है, मेरा दृष्टिकोण होता है, उसको मुझे चेंज करना है। अब चेंज मैं खुद करता हूं अपने हाथ में कंट्रोल करके, या बाहर की सिचुएशन बदल जाए, वो सिचुएशन उसने एक्सप्लेन कर दी, तब मुझे समझ में आया, तब मैं बदल गया, तब बदल गया। तो ये जो है, इस प्रक्रिया में हमें अपने पास मौजूद कुछ मूलभूत पैराडाइम को बदलना होता है। हमें अपनी आसपास जो पैराडाइम ही बदलना है, कि तेजी से एकदम करने की बजाय मैंने 5 से 10 सेकंड थोड़ा रुका। वो रुकेगा क्यों? वो जो जागरूक होगा वही रुकेगा, और रुककर फिर मैंने डिसाइड करा कि मुझे क्या करना है। फिर उसके बाद में उसका आता है कि वो कल्पना भी करता है, फिर विवेक करता है, फिर आत्मनिर्भरता जो है, उसके बाद डिसीजन लेकर फिर जो उसने उत्तर देना है, उचित उत्तर समझता है, उसका एक्शन लेगा। और यहाँ ये भी डिसाइड कर सकता है कि मुझे इग्नोर करना, मुझे इसके बारे में कुछ करना ही नहीं, ये व्यर्थ है। तो जब हम इन अप्रभावकारी स्क्रिप्ट को पहचान लेते हैं, जब हम अपने भीतर की इन गलत या अपूर्ण पैराडाइम को पहचान लेते हैं, तो हम प्रोएक्टिव तरीके से अपनी स्क्रिप्ट दोबारा लिखना शुरू कर सकते हैं। मुझे मुझे ये समझना है कि ये स्क्रिप्ट जो है ना मेरी, मैं हमने माता पिता से सीखा, कुछ सीखा, धीरे धीरे हम पढ़े, एजुकेट हुए, कुछ हुए, फिर हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं। इसका मतलब हम प्रोएक्टिव होते हैं, हम उसमें देख लेते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम है। एक होता है कि रवायत से चली आ रही है, जैसा सीखा है वैसा चल रहा है, जिंदगी वैसी चल रही है। एक होता है कि नहीं, आई एम टू चेंज इट, ये मेरा ये हैबिट को चेंज करना है। वो अपनी स्क्रिप्ट दोबारा लिखेगा, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे इस तरह करना। जैसे डॉक्टर जब एडवाइस करता है तो अपनी डाइट चेंज करते हैं, आप मेडिसिन का पैटर्न चेंज करते हैं, क्योंकि आपको दूसरे ने बताया। लेकिन जब कभी आप भी, आप कैसे फील करते हो, आप अपनी स्क्रिप्ट कैसे, कि जो आपका खाने का रूटीन होता है, आपको लगता है कि स्टमक में कुछ गड़बड़ है, तो आप कहते हैं आज मैं सिर्फ दही चावल खाना है, ये खाना है। आपने पहले प्लान कर लिया कि क्यों, आपका सिस्टम अंदर से बता रहा है कि मतलब आप ओके नहीं हो, ठीक नहीं हो। तो और जैसी फीलिंग हो रही है तब होता है, आपको क्या हो रहा है, आप कहेंगे कि नहीं आज मैंने सिर्फ गर्म खाना खाना है, मैं कोई ठंडी चीज नहीं लेनी। वो क्या है कि मैंने डिसाइड किया है उस चीज को जानकर।
तो ये जो होता है ना, अपनी स्क्रिप्ट को दोबारा लिखना, जो रूटीन है उससे हटकर करना, आत्म जागरूकता विकसित करने के दौरान हम में से अधिकतर लोग ये मतलब कि यह पाते हैं कि हमारा स्क्रिप्ट अप्रभावकारी है। मैं ऐसी स्क्रिप्ट में कर रहा हूं, उससे काम ही नहीं हो रहा, इफेक्टिव ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें गहराई में जड़ें जमा चुकी हैं जो उपयुक्त नहीं है, और उन चीजों के सामंजस्य में नहीं है जिन्हें हम जीवन में सचमुच जो है महत्व देते हैं। अब दूसरी आदत कहती है कि हमें ऐसी स्क्रिप्ट के अनुसार जीने के लिए कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी कल्पना और रचनात्मक का प्रयोग करके प्रतिक्रिया कर सकते हैं। मतलब जो स्क्रिप्ट जैसी है उसके अनुसार हमें जीने की जरूरत नहीं है, जो हमारी आदत पड़ी हुई है उसके लिए हम उसको अपनी कल्पना और रचनात्मक प्रयोग करके प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ऐसी नई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं कि मुझे आगे से ऐसा नहीं करना। ये हमको एक्चुअल जितना मर्जी हम सुन लें कि मुझे जब इम्पल्स आती है या मैं किसी कारणवश भड़क उठता हूं, तो मुझे 5-10 सेकंड का पॉज लेना है। ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नॉर्मल था उसमें आप रुकते नहीं थे। हम कहते थे एकदम रिस्पॉन्स, जैसे हुआ तुरंत जवाब दिया जैसे। तो अब यह है कि नहीं, वेट एंड वॉच जैसे होता है ना, थोड़ा तो रुक, थोड़ा इसको रिव्यू कर, क्योंकि इमोशन के बेस नहीं चल रहे हो आप। अभी तक हम इमोशन से चल रहे थे, हमारी इमोशंस जैसे चल रही हैं, हम सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मजाक किस नहीं कर रहा, हंस रहे हैं, मतलब हम वो उस मोड में हैं कि इमोशंस हमको चला रही हैं, और उस इमोशंस के अनुसार हमारी सांसें चल रही हैं। इमोशंस बड़ी तीव्र आ गई तो हमारी सांस तेज हो गई। इमोशंस जो है वो, अगर आप सैड इमोशन में आ गए तो आप थोड़ा धीरे हो गए। वो खेल इमोशंस कर रही थी, और इमोशन जो है ना ऑपरेट आपको कर रही थी। आपने अपने को ऑपरेट करना और इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्योंकि सांसों से लिंक्ड है इमोशन से। सांसों पे आपको कॉन्शियसली सांस लेने लगे, स्लो ब्रीदिंग करने लगे, सहज लेने लगे, आपका इमोशंस पे कंट्रोल हो जाएगा। जब आप स्लो ब्रीदिंग करते हो ना, किसी को कह दो उसमें कि तू गुस्सा कर, वो गुस्सा नहीं कर सकता। स्लो ब्रीदिंग में गुस्सा गुस्सा हमेशा तेजी, फाइट एंड फ्लाइट में होता है। गुस्सा और तेजी कब आती है? वो आपके ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, आपकी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है, दोनों किडनियों के ऊपर, वो ऐसी सीक्रेशन करते हैं कि या तो आपको लड़ने मारने को तैयार हो जाओगे या भाग जाओगे वहां से। इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड। या तो आप लड़ोगे या भागोगे। तो वो हमारे अंदर, अगर तो वो जो सीक्रेशन उन्होंने करी, क्योंकि ये सारे अंदर हमारी ग्रंथियां हैं, वो सीक्रेशन करती हैं। अगर तो नॉर्मल से ज्यादा करी तो आप भड़क उठोगे, और कम हुई तो आप डर गए तो रंग पीला पड़ जाएगा, और नहीं तो आपका चेहरा लाल हो जाएगा। तो सारा क्या है कि उन सीक्रेशन, उन ग्रंथियों का कंट्रोल है। अब हम ग्रंथि तो हमारी सीधी कंट्रोल है नहीं, पर मैं अपनी सांसों को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसका मैं अभ्यास कर सकता हूँ। एक नई स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ कि मेरी सांसें बहुत स्लो हो। और वैसे भी योगी और जो ऋषि लोग थे वो अपनी सांस को बड़ा नॉर्मल रखते थे। हम अपनी सांस को, हमारी सांस नॉर्मल से ज्यादा तेज है, क्योंकि हम जो है ना वो सर्वाइवल मोड पे चल रहे हैं। ऐसी नई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जो ना सिर्फ अधिक प्रभावकारी हो। मतलब हमको अभ्यास क्या करना है, सारी चीज का तत्व सार ये समझना है कि मुझे जो है ना, मतलब सांस लेते हुए वो ऑटो मोड पे नहीं है, अनकॉन्शियसली नहीं आ रही, आप सांस को कॉन्शियसली ले रहे हैं। आप बात भी कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, आप सांसों के साथ चल रहे हैं। अगर सांस आपके कंट्रोल में है तो आप इमोशंस को आपने कंट्रोल कर रखा है। और अगर इमोशंस आपको कंट्रोल कर रही हैं फिर कोई कंट्रोल नहीं। अपि अपितु गहनतम मूल्यों तथा हमारे जीवन मूल्यों को अर्थ देने वाली सही सिद्धांतों को अधिक सामंजस्य में भी है। सारा क्या है, क्या हम करना चाहते हैं, जीवन के मूल्य क्या है। तो उदाहरण के तौर पे मान लें कि किसी पिता का बच्चों के प्रति व्यवहार जरूरत से ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसे भी पिता होते हैं हर बात में वो भड़के रहते हैं, बच्चे डरते रहते हैं उनसे, वो रिएक्टिव है। बच्चे कुछ ऐसा काम शुरू करते हैं जो पिता को सही नहीं लगता, वो तत्काल अधिक तनाव में आ जाता है। वो पिता युद्ध की तैयारी करने लग जाता है, वो कहता है, वो भड़क उठता है इतना, वो जोर जोर से बोलने लग जाता है। युद्ध की तैयारी मतलब ऐसा कि वो अपना प्रोटेस्ट जो है ना वो अपना तेजी से प्रभाव डालता है।
क्योंकि उसका फोकस दीर्घकालीन विकास और समझ पर ना होकर वो अल्पकालिक व्यवहार पे रहता है। ये बच्चों को ऐसा करना है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए उस पर, और बड़े युद्ध के स्थान पर छोटी लड़ाई जीतने की कोशिश करने लगता है। वो बच्चों को डांट डपट के उनको बिठा देता है, चलो बैठो आराम से। तो वो उसको काम करने देता है, वो देखे कि ये क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, ये बात इसमें क्यों आई, तो उसको पूरा सोच कर करे। अब एक वो केस आता है कि इसमें जो है ना, वो बहन अंदर बाथरूम में नहा रही थी, दोनों भाई बाहर खेल रहे थे। दो बड़े भाई जो है, एक बड़ा था उस बहन से, एक छोटा था, वो खेल रहे थे। और वो बड़ा जो है ना, वो सीढ़ियों से गिर गया, और सीढ़ियों से गिर के उसके खून निकल रहे हैं। अब उसको खून निकल रहा, बंद उसको करने के लिए, वो उसका खून जो निकल रहा उसको साफ करने के लिए वो उधर भागा, और बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से हाथ मारने लगा। तो ये करने के लिए वो पिता ने दूर से देखा, उसने उसके एक लगा दिया कि भाई बहन नहाने गई हुई है, आप क्यों दरवाजा ऐसे पीट रहे हो? अब उसने कुछ सोचा नहीं, वो रोने लग गया। और जब उसको उसने स्टेबल हुआ तो उसने बताया कि भाई को चोट लग गई है, मैं तो टॉवल के लिए अंदर जो था, कि अंदर जो टॉवल पड़ा है वो ले आऊं निकाल के, तो मैं इसके लिए कर रहा था। तब वो उसको भी रियलाइज हुआ, फादर को भी रियलाइज हुआ। इसका मतलब जो जो एक्शन हो रहा था उसको सिर्फ है कि दरवाजा पीट रहा है, इसको क्या हो रहा है, बस उसने आकर उसके लगा दिया एक थप्पड़। तो ये जो चीजें होती है ना, ये सारा क्या होता है कि इम्पल्सिव, इम्पल्सिव है। वो बच्चा भी इम्पल्सिव ही था, उसको चोट लगी, वो आकर धड़ धड़ हाथ मारने लगा, कहीं और करने की बताने की बजाय कि मैं तो। और पिता ने भी वही इम्पल्सिव रिएक्शन करा उसका। और अंदर जो उसकी बहन ना, वो बाथरूम में गई हुई है, वो भी इम्पल्सिव है। ठीक है। तो ये क्या कि हम सारे जो है ना इम्पल्सिव बड़ी जल्दी हो जाते। ये ऐसा कर रहा है, इसका कारण क्या है? अगर हम घर के सदस्यों को नहीं जानते तो फिर बाहर वालों को कैसे जानेंगे आप? ठीक है, ये सदस्य ऐसा कर रहा है क्योंकि हम हमेशा उसके साथ रहते हैं, तो हमें पता हो कि ये कैसे कर रहा है, तो अंडरस्टैंड करना होता है। ये अंडरस्टैंड करने का बात है कि हम इमीडिएटली किसी चीज का ना रिएक्शन नहीं करें। और वो वही व्यक्ति करेगा जो प्रोएक्टिव होगा, जो रिएक्टिव होगा उसके कंट्रोल में चीज नहीं है। और हमारी सारी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि हम रिएक्शन में आ जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, और जो कुछ होना होता हो जाता है। और फिर बाद में हम क्षमा भी मांगते हैं, मन में आलोचना भी करते हैं, वो सारी चीजें। पर वो खेल तो हो गया ना, सिस्टम तो हमारा इंप्रूव नहीं हुआ ना। ये तो आपने उसको, एक तो चीज है गलत लिखी नहीं, एक हर बार गलत लिखते हो और इरेजर से रब करते हो। ये बात तो नहीं है ना। अब एक बार एक चीज को उसको इरेजर से रब करना ये कोई कार्य नहीं है। यू आर वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी, वेस्टिंग। आपने लिखना ही सही है, लिखना ही सही है। उसके लिए आपको बड़ा बैलेंस माइंड चाहिए। जो गलती एक बार कर दी वो दोबारा नहीं करें हम हर बार गलती करेंगे, हर बार गलती लिखेंगे, और हमें पता है कि रबड़ से मिट सकता है, हम मिटा देंगे बस, ठीक है, क्षमा मांग लेंगे, वो हो जाएगा। आदत तो नहीं बदली ना हमारी। एक्चुअल में तो अपने सिस्टम को, जो इम्पल्सिव सिस्टम है उसको ठीक करना है हमने। इम्पल्सिव सिस्टम ठीक करना है कि मेरे से भूल हो ना, मेरे से भूल हो जाए, मैं इसी में ही कहता हूं भाई मैंने माफी मांग तो ली ना, मैं क्षमा, मैंने आलोचना कर रही, प्रतिक्रमण कर लिया, मतलब मैंने उसको करेक्ट कर लिया, मैंने उसको रब ऑफ कर दिया। पर मेरे से आदत गई, क्या दोबारा फिर होगा? वैसे ही होगा। तो हम एक्चुअली बेसिकली मूलतः हम सही तो नहीं हुए ना, हम तो सुधार सुधार कर रहे हैं उसको, और वो हमारा समाधान नहीं है। क्योंकि उसका फोकस दीर्घकालीन विकास समझ पर ना होकर अल्पकालिक व्यवहार पर रहता है। बड़े युद्ध स्थान पर वो छोटी छोटी लड़ाई जीतने की कोशिश करने लगता है। वो घर में भी जो छोटा छोटा कंट्रोल करता है, इसने ऐसा क्यों कर दिया, तो वो सारे छोटे छोटे युद्ध है जो उसमें लगा रहता है। पिता अपने अस्त्र शस्त्र बाहर निकालता है, जो कि उसका बड़ा आकार या पद की सत्ता है, क्योंकि उसका घर के अंदर उसका वजूद बहुत बड़ा है, उसकी पद की सत्ता है। इसके बाद पिता उन बच्चों पर चीखता चिल्लाता और हावी होता है, धमकी या सजा देकर जीत जाता है, कंट्रोल कर लेता है। वो गलत, दूसरा कहता है हाँ जी मेरी गलती है, और टूटे हुए रिश्ते के मलबे के बीच में विजेता की तरह खड़े रहता है। रिश्ते टूट गए हैं, ये बहुत अच्छी लाइन है, टूटे हुए रिश्ते के मलबे के बीच में विजेता की तरह खड़ा रहता है। यस, मैंने कर दिया ना करेक्ट, मैंने कर दिया ठीक।
लेकिन ये नहीं पता कि वो बच्चे की साइकोलॉजी क्या है। उसकी पत्नी भी देख रही है, पर ये विजेता बन गया कि सबको एकदम फटकार दिया, डांट दिया और ये करके, और मन में सोचता है कि मैंने कंट्रोल कर दिया। तो ये क्या है कि टूटे हुए रिश्ते के मलबे के बीच में विजेता की तरह खड़ा रहता है। उस समय बच्चे बाहरी तौर पर तो हार मान लेते हैं, परंतु अंदर ही अंदर उनमें विद्रोह की भावनाएं सुलगती रहती हैं, जो आगे बड़े होकर जाकर ना फिर वो कंट्रोल करेगा उसको, फिर वो दिखाएगा। इन भावनाओं को वे उस समय असहाय हो दबा लेते हैं। उसमें बच्चा कहता है ठीक है, हम आपके अधीन है, कर लो जो करना है, जिस दिन हमारा समय आएगा हम भी देखेंगे। तो इन भावनाओं को वो उस समय असहाय हो दबा लेते हैं, परंतु ये भावनाएं आगे चलकर अधिक अप्रिय व भद्दे रूपों में बाहर निकलेगी। ये जो भावनाएं जो होती है ना इस तरह की, किसी को हमने बुलडोज कर दिया, और उसके बाद में जब किसी उसको मौका मिलेगा ना, तो वो फिर बताएगा आपको कि वो क्या कर सकता है। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का अर्थ यह है कि जीवन में पिता की या अन्य कोई भूमिका निभाते समय मेरे जीवन के मूल्य और दिशाएं स्पष्ट होना चाहिए। इसका अर्थ अपनी प्रथम रचना के लिए खुद जिम्मेदार होना और अपनी स्क्रिप्ट दोबारा लिखना, ताकि व्यवहार व दृष्टिकोण को उत्पन्न करने वाले पैराडाइम गहनतम जीवन मूल्यों से मेल खाते हों। आपके जो पैराडाइम है ना वो ऐसे हो, आपका व्यवहार और दृष्टिकोण से मेल खाती हो और सही सिद्धांतों को तारतम्य में हो। ये भी देखा है ऐसा, इसको इसको ऐसे समझे कि जो पिता होता है वो कोई गलती देख लेता है ना, वो बच्चे को उस टाइम कुछ नहीं कहता, कि बच्चा भी जो हायर मोड में होता है, इम्पल्सिव मोड में होता है, वो हो सकता है दो चार आपको कह दे जैसे। तो उसके बाद ना वो चुपचाप देखता है क्या हुआ, और शाम को जब खाना खाने बैठते हैं, तो खाना खाने खाने की टेबल पे खाना खाने के बाद फिर उसको पूछता है कि भाई तुम आज वो दरवाजा क्यों जोर से खटखटा रहे थे, क्या कारण था, मतलब वो है। नहीं तो वो बताता कि क्या कारण है जो करने के लिए। तो वो जो है ना उसको उस समय उसमें एज ए टीचर वो जो है ना उसको जो बता रहा है उसको समझ रहा है। एज ए मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर पिता जो है ना वो राजा की तरह, डिक्टेटर की तरह का बात कर रहा है। नहीं, भाई क्या तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई थी, तुम इतना क्यों जोर शोर कर रहे थे तब उसको पता चलता है कि भाई ये इसके पीछे घटना क्या थी, घटना क्या थी। तो ये सारी चीजें जो है ना मतलब यह है कि वो उसका फिर ना वो बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, बच्चों को बहुत प्रभाव पड़ेगा। बच्चे जो है ना मतलब उस बच्चे इतने नाराज हो जाते हैं। एक एक घटना में कि वो जो मेन जो साइकोलॉजी का टीचर था, उसके यहाँ फंक्शन था, उसकी बिटिया थी, तो उसने वहां पर ना उसका बर्थडे मनाया जा रहा था। तो बर्थडे मनाया जा रहा था तो उसमें गिफ्ट आए, गिफ्ट टेबल पे पड़े हैं सारे, तो डब्बे लग गए वहां पर जिस पार्टी हो रही है। और बच्चे भी आए हुए हैं, और के जो वहां पर जो आए थे लोग, उनके बच्चे भी आए थे, सब सब खा पी रहे थे, मौज कर रहे थे। वो बच्चों की निगाह खिलौनों पे गई। अब जिस बच्चे को ये खिलौने मिले हैं उसको तो नजर आ रहा है कि मेरे बर्थडे पे आए हैं। तो वो डिब्बा जो है ना उसका खोलकर जो है, एक डिब्बा खोलकर वो टॉय को निकालकर देखने लग जाते। बाकी सब बच्चे भी उन खिलौनों को लेना चाहते हैं, और वो बच्चों के पेरेंट्स ने ही दिए हैं चाहे, लेकिन वो बच्चे तो ये समझते हैं ना कि ये टॉयज पड़े हम यहाँ खेलेंगे। तो वो उसका टॉय जो उसके हाथ में था वो छीनने लगते हैं। तो पिता ने उसने कहा कि तुम बच्चों को दे दो। उस जिसका जन्मदिन था ना उस बच्ची को कहा कि इनको दे दो। वो कहती नहीं दूंगी। भाई तुम इनके घर जाओगे, घर जाओगी तो ये भी तो अपने खिलौने देंगे, मुझे जरूरत ही नहीं है। अब मेरे पास इतने आ गए हैं कि मुझे इनके खिलौनों की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतने खिलौने आ गए। अब उसको बहुत बुरा लगा कि मैं दूसरों को एजुकेट करता हूँ, मेरी बच्ची ऐसे मुझे उसकी बात को मना ही नहीं करी। बोले मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। कहती हो जाओ नाराज, पर खिलौना नहीं दूंगी। उसने उठाकर उसको दो थप्पड़ लगा दिए। अब वो बच्ची रोने लगी, सारा एटमॉस्फेयर बिगड़ गया। सारा एटमॉस्फेयर बिगड़ गया तो अब वो लोग बाग पार्टी तो खत्म हो गई, लेकिन वो सैड मोड पे सब लोग, एक बच्ची रो रही, रोती रही वो। बाद में वो खुद उसको मना रहा है, वो मान नहीं रही है। तब उसने कहा कि मेरी गलती थी
कि जिस जिस खिलौने को बच्चे ने खेला ही नहीं था, अभी अभी नया नया आया था, वो कैसे दूसरे को दे देती? उसके पुराने खिलौने भी तो पड़े थे, बच्चों को वो दिए जा सकते थे। उसको एक बार कह दिया, वो नहीं मान रही थी, तो उसको ऐसे नेचुरल है कि उसने उसकी जो है उसकी उस खिलौने के साथ उसकी प्रवृत्ति नहीं हुई, तो वो निवृत्ति कैसे कर देगी? उसके हाथ में चीज आ गई है, वो खिलौना निकाल लिया है, उसने खुद खेला नहीं है, और पिता कह रहा है कि इनको दे दो, इन बच्चों को, इनको बच्चों को खेलने के लिए दे दो, वो कैसे दे देगी? उसने अपनी गलती रियलाइज की है, बच्चे से माफी मांगी, उसको पुचकारा, उसको घुमाने लेके गया, मतलब वो आसानी से मान नहीं रही थी। वो समझ रही थी कि आपने ज्यादती की है मेरे साथ, खिलौना मेरा था, आप मुझे देने को कह रहे थे, मेरा मन देने को नहीं था, पर मेरा था। अब देखिए ये बात है, मतलब उसमें क्या होगा कि इस तरह जो ना रिश्ते खराब होते हैं, चाहे बच्चा छोटा होता है, लेकिन वो आसानी से मानी नहीं। तो जब जब ये चीजें हम होती है ना हमारे सामने, तो हम ये नहीं देखते इस बच्चे की साइकोलॉजी में ये अंततः जाकर इसको कहाँ डिस्टर्ब करेगा, कहाँ कितना करेगा। जब उसने थप्पड़ लगाए, उसका उसका अंत नहीं सोचा था कि इतना बुरा होगा, कि वो उसके बाद में वो खाना नहीं खाएगी, नाराज रहेगी, या कैसा भी है, और उसको मनाना पड़ेगा, और उसकी बहुत ज्यादा उसकी खुशामद करनी पड़ेगी। तब भी वो कहती नहीं, यू हैव स्लैप्ड मी। वो उसी बात को कहती है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। मतलब उस बच्चे को भी पता है कि बच्चा जो, चाहे वो 6-7 साल की थी, उसको पता है कि ये इन्होंने मेरे ऊपर डिक्टेटरशिप की है। वो समझ रही बच्ची को मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, इट वॉज माई टॉय, और मैं देना नहीं चाहती हूं, तो मुझे थप्पड़ क्यों मारे जाए? इसका अर्थ अपनी प्रथम रचना के लिए खुद जिम्मेदार होना, अपनी स्क्रिप्ट दोबारा लिखना, ताकि व्यवहार व दृष्टिकोण को उत्पन्न करने वाले पैराडाइम गहनतम जीवन मूल्यों से मेल खाते हों और सही सिद्धांतों में तारतम्य हो। ये रियलाइजेशन भी क्यों, वो उस फील्ड का आदमी था, नहीं तो लोग परवाह नहीं करते, ठीक है नाराज है, ठीक है नहीं खाती तो खाने दो, और दो ना खाने दो, उसके बाद अपने अगले दिन अपने आप खाएगी। पर नहीं, उसमें रिश्तों में बड़ी खराबी आ जाती है। जो लव बॉन्ड्स है ना, जो रिलेशनशिप है, वो खत्म होती है धीरे धीरे। इसका अर्थ ये भी है कि हर दिन को शुरू करते समय ये जीवन मूल्य मस्तिष्क में दृढ़ता से स्थित हो, फिर भी जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे या चुनौतियां आएंगी, तब इन जीवन मूल्यों के आधार पर अपना निर्णय ले सकना। जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो जो जिसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको फिर अपने जीवन के मूल्यों के आधार पर हमको चुनना है। ये हमारा एक्चुअली विवेक होता है। मैं अखंडता के साथ काम कर सकता हूं, मुझे भावना या परिस्थिति पर प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। ये इमोशनल होकर मुझे भावना में उस परिस्थिति के ऊपर प्रतिक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे मेरे जीवन के मूल्य स्पष्ट हैं, मुझे मेरे जीवन के मूल्य स्पष्ट है, इसलिए मैं सचमुच प्रोएक्टिव बन सकता हूं, अपने मूल्यों से मैं संचालित हो सकता हूं। जो मेरे लाइफ के अंदर जो मैंने नियम है, जो मैं समझता हूं कि ये मेरे वैल्यूज हैं, वैल्यूज जो हैं, उन वैल्यूज के को मैं कायम रख सकता हूं। वो तभी हो सकता है कि जब मैं प्रोएक्टिव हूं और पहले हूं। तो ये जो होता है, ये इसमें क्या है कि इसमें व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट होती है कि मैं अपने जीवन को, मैं किस तरह मैं कार्यशैली कैसे डेवलप करूंगा, मुझे कैसे करना है। जैसे हम बिजनेस को प्लान करते हैं, ऐसे अपनी जीवन शैली को भी प्लान करना, कि अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का सबसे प्रभावकारी तरीका यह है कि एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट होती है। मतलब अंत को ध्यान में रखते हैं। अंत, देखिए ये चीज हमें, हम इसको समझते हैं ये कोई कोर्स, ये हमारे में है। हम एक, जैसे आपको एक फैक्ट्री लगानी है या कार्य करना है, तो आपको अब आप समझते हैं कि आपके पास 500 गज जगह के अंदर काम हो जाएगा, फैक्ट्री मेरी लग जाएगी, मेरा काम शुरू हो जाएगा। और फिर यह है कि मेरा काम में है, उसको इतना भरोसा है कि ये काम 1-2 साल के अंदर बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है उसको बनाने। वो फिर 500 गज की जगह नहीं लेता, वो 2000 गज लेगा कम से कम, क्योंकि जब उसका काम एक्सपैंड होगा, जब उसका काम बनेगा, उसके बाद जगह ही नहीं होगी। अब उसके बाद या तो ये फैक्ट्री बंद करे, कहीं और जाए। इसके लिए उसको उस समय, हालांकि
फाइनेंशियल उसका देखना पड़ता है, देख लेने को ज्यादा जगह भी ले सकता है, पर ये इतना जरूर सोचता है कि मुझे इतनी जगह तो चाहिए, कम से कम मेरे पास आधा एकड़ जगह हो, कि आज मैं इतने से शुरू कर रहा हूं, आने वाले 10-15 साल तक मुझे कोई दिक्कत ना आए। जो ये प्लान करके नहीं लेता, वो छोटा सा काम को उसमें एक्सपेंशन नहीं होती। एक ट्रेडर है ना, ही कैन मैनेज। ट्रेडर्स के साथ क्या है कि उसकी दुकान है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है ना, वो एक स्टोर थोड़ा दूर पे ले लेगा, स्टोर ले लेगा, उसको ये उठाने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्री में ये नहीं हो सकता, फैक्ट्रियों में कई बार ये प्रॉब्लम आती है, तो उसको एक यूनिट और लगाना पड़ता, कहीं दूर जाकर यूनिट एक और फैक्ट्री लगानी पड़ती है 4-5 साल के बाद, 10 साल के बाद एक और यूनिट लगाना। और फिर ऐसा भी देखा गया है कि 10-15 साल चलकर इस लेवल पे आ गया, फिर एक बड़ी जगह लेकर सारी फैक्ट्रियों को इकट्ठा करने में उसको कॉस्ट नजर आती है कि कम हो रही है, क्योंकि जितनी फैक्ट्रियां लगाई हैं उसका उतने खर्चे बढ़ गए। ये जो होता है ना कि कैसे हम अपने को, जो फाइनल चीज है ना, उसको माइंड में जुडिशियसली सोचते हुए, विवेक करते हुए, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का सबसे प्रभावकारी तरीका यह है कि अपनी व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट तैयार करें। दर्शन या सिद्धांत तैयार किया जाए, उसका फोकस इस बात पर रहता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपका योगदान क्या होगा, आपकी उपलब्धियां क्या होगी। उसका फोकस उन जीवन मूल्यों या सिद्धांतों पर भी रहता है जिन पर करना और बनना आधारित होता है। एक तो करना और बनना, करना है, क्योंकि हर व्यक्ति अनूठा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट उसके अनूठेपन को दर्शाएगा। आप किसी का बना हुआ प्रोग्राम से अपने आप को नहीं चला सकते, क्योंकि हर व्यक्ति एक अलग है, स्पेशल है, उसको अपने हिसाब से उसको बनाना पड़ेगा मिशन। ये अनूठापन संरचना में भी दिखेगा और शब्दावली में भी दिखेगा। ऐसा क्या होता है कि परिवार के अंदर जैसे पिता है ना, उसका एक व्यक्तिगत है, उसने जैसे जिंदगी में कर कर और जितना भी राइज किया है, वो अपने बेटे को भी वैसे ही चाहता है। वो अपनी मिशन स्टेटमेंट ना बच्चे के ऊपर डालता है। वो अगर बच्चे को ये कहे कि तू देख, तू अगर फैक्ट्री ये लगाता तू कैसे करता, उसकी स्टेटमेंट ले, उसकी प्लानिंग ले, फिर उसको करेक्ट करे और उसमें देखे कि हो सकता है ये मेरे से भी अच्छा प्लान करे, तब उसको कार्य दे। हम किसी के ऊपर थोप देते हैं, थोपने से उसका पोटेंशियल दब जाता है, और हमने जो भूलें की थी वही भूल वो करेगा। उससे ज्यादा हो सकता है वो आपसे ज्यादा भूल करे, क्योंकि उसकी अपनी विचारधारा से तो वो है नहीं, उसने तो उधार का आपका सिस्टम लिया है। इसलिए ज्यादातर बच्चे जो होते हैं ना, वो पिता के साथ काम नहीं करना चाहते। आज बिजनेस है, दुकान में, वो कहता है जी मैं अलग काम कर लूंगा। उसे पता है कि ये बॉसिज्म करेंगे करेंगे, और मेरी अपनी जो इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं होगी जिसमें क्षमता है। और वो ऐसे भी हैं जो एग्री कर जाएंगे, उसको पता है मैं कुछ नहीं कर सकता, इन्होंने बहुत कुछ करा है, ये जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, तो वो अपने को एक क्या है कि एक एम्प्लॉय की तरह पिता के साथ लग जाएगा। और एक व्यक्ति है, वो उसको पिता से उससे ऊपर जाना चाहता है, वो उसके अंडर का कुछ दिन अंडर काम करेगा भी, तब भी वो सोचेगा कि मैं अलग कर लूं, अलग कर लूं, क्योंकि हर व्यक्ति अनूठा है। और हम क्यों चाहते हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही दूसरा सोचे। ये अनूठापन संरचना में भी दिखेगा, शब्दावली में भी दिखेगा। किसी एक व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत को इस तरह से व्यक्त किया है। कैसे? व्यक्तिगत सिद्धांत जो है, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, कैसे? ये एक व्यक्ति ने क्या अपना सिस्टम बनाया था, हम देखते हैं। पहले घर में सफल बनो। बाहर सफल कई लोग हैं, बाहर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, घर में सब कुछ उल्टा हो रहा। तो पहले घर में सफल बनो, दूसरों की सलाह लो, जो मौजूद नहीं हो उसका बचाव करो, कभी उसके ऊपर आक्षेप नहीं लगाओ जो आपके सामने बैठा नहीं है, उसको उसका बचाव करना होता है। जो लोग कार्य में शामिल हैं उन्हें याद रखो। ये सारा स्टेप है कि जिन लोगों के मिलकर आपने काम किया उनको हमेशा याद रखना है। जब आदमी कहता है ना, कई बार एक ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जाता है तो वो ये कहता है मैंने ऐसा करा, मैंने ऐसा करा, मैंने ऐसा करा। तो जो नीचे बैठे होते हैं, जिन्होंने हालांकि 90% काम उन्होंने किया होता है, उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है।
कि सारी चीज का, अगर वो ये कहता है कि हमने मिलकर ये काम किया, इसमें आप लोगों का सबका सहयोग था, शुरू मैंने किया पर आप लोगों की भी योग्यता इसमें इंक्लूडेड है, आप लोगों का योगदान है इसमें, वो उनको मोटिवेट कर देता और आगे करने के लिए। आगे वो मोटिवेट होते हैं कि देखिए हमको भी उतना क्रेडिट दिया जा रहा है जितना हमने काम किया है। जो लोग कार्य में शामिल हैं उन्हें याद रखो, स्वयं को और अपने काम को व्यवस्थित रखो, सकारात्मक नजरिया बनाए रखो, दृष्टिकोण हमारा सकारात्मक हो, अपने अधीनस्थों की सफलता पर को आसान बनाओ। जो अपने अंडर है ना, उनको कार्य देते हो ना, उनकी सफलता के आसान बनाओ, उनको क्या फैसिलिटेट करो, ताकि उसके सक्सेस, उसको पता हो कि इस आदमी में ये कमजोरी है, उसको इसको मैं ये समझा दूंगा तो ये काम कर लेगा। तो जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट हैं, उनको भी फैसिलिटेट करो, और उसमें उनको उनको भी बताओ कि कहाँ कौन सी भूल होती है, उसको समझा के चलो। और इसके में कल के काम की योजना आज बनाओ। जो काम आपने कल करना है उसकी योजना आज बनाओ। जितना बोलो उससे दुगना सुनो। मतलब जितना मैं बोलना है, सुनना उससे दुगना है। ये फार्मूला अगर रखेंगे तो अपनी ग्रोथ होगी। बोलने वाले की ग्रोथ नहीं होती, वो तो जो जानता है वही बोल रहा है, सुनने की कैपेसिटी नहीं है। तो जितना बोलो उससे दुगना सुनो। निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनो, कहीं निर्णय लेना पड़ जाए, कभी एक साइड का सुनकर डिसीजन मत बनाओ माइंड। दोनों को सुनो पहले। निष्कपट परंतु निर्णायक बनो। मतलब कोई आपस कपट नहीं होना चाहिए। और उसमें क्या है कि निरपेक्ष होकर, और लेकिन निर्णायक बनो, प्रॉपर निर्णय करो। अपनी सभी योग्यताओं और प्रयासों को हाथ में लिए काम पर केंद्रित करो। अपनी जितनी योग्यताएं और जितने प्रयास को हाथ में लिए, जो हाथ में हमने काम जो ऑलरेडी इन हैंड वर्क है, उस पर केंद्रित करो। मतलब काम जिसको मैं कर रहा हूं, इस समय कर रहा हूं, एक गृहिणी खाना बना रही है ना, उसमें उस खाने पे ही उसका तवज्जो होनी चाहिए पूरी। और अगले काम या प्रमोशन के बारे में चिंता मत करो। मतलब कई बार होता है जो हाथ में काम कर रहे हैं ना, और हमारा दिमाग जो है ना वो भविष्य के अंदर चल रहा है। तो कंसंट्रेट ऑल एबिलिटीज एंड एफर्ट्स ऑन टास्क एट हैंड, नॉट वरिंग अबाउट द जॉब और प्रमोशन। इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, नेक्स्ट जॉब को ऐसे करेंगे। गलतियों से मत डरो। ये एक व्यक्ति का है, ये जो किसी का नहीं, एक व्यक्ति ने अपना ये बनाया था। ये गलतियों से मत डरो, अपितु उनके प्रति रचनात्मक, सकारात्मक तथा सुधारात्मक प्रतिक्रियाओं के अभाव से डरो। कि ये सारे फैक्टर होने चाहिए उसमें, रचनात्मक भी हो, सकारात्मक भी हो, और आगे से सुधार होने वाला हो। जो पहले कार्य किए उनसे सुधार हो। डोंट फियर मिस्टेक्स, मिस्टेक फियर ओनली द एब्सेंस एंड क्रिएटिव, जो कंस्ट्रक्टिव एंड करेक्टिव रिस्पॉन्सेज टू दीज मिस्टेक्स। ये उसका पूरा सुधारात्मक प्रतिक्रिया का अभाव से डरो। कहीं ये ना हो कि इस चीज में मैं मतलब सुधार कर सकता था, मैंने एज यूजुअल कर दिया, हमने पहले भी ऐसे किया था, पर आज हो सकता है कि मैं इसमें सुधार कर सकता हूं, इसको और बेटर कर सकता हूं। सरल, सहज और सजग बने रहो। ईमानदारी से कभी समझौता मत करो। नेवर कंप्रोमाइज विद ऑनेस्टी। ये जो 15 पॉइंट्स लेकर व्यक्ति को, जैसे कई जगह मिशन पूछते हैं कि व्हाट इज योर ऑन मिशन, लिख कर बताओ। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होता है उसको मिशन ये सुना जाता है। बहुत हाई पोस्ट के ऊपर लिखा है कि आप हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, और आपका अपना क्या प्लान है, और आपकी वर्किंग स्टाइल क्या है। ये एक पेज पर लिख के दे दो, और फिर उससे असेस करते हैं। उसकी इंटरव्यू में ये थोड़ी पूछा जाता है कैसे होगा, ये कैसे होगा। उसमें देखा जाता है कि इसके अंदर की डेवलपमेंट, इसका टॉलरेंस लेवल, इसकी सोच, ये कैसा है, वो देखी जाती है। परिवार और नौकरी के जीवन मूल्यों में संतुलन खोजने वाली एक महिला ने अपने व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट को अलग तरह से व्यक्त किया। वो परिवार भी चला रही थी, नौकरी भी कर रही थी। अब उसमें संतुलन भी रखना था, जीवन के मूल्य थे, परिवार को भी देखना है, और मेरी जॉब की जो असाइनमेंट है उसमें भी प्रॉब्लम ना है। तो उसने एक अपना स्टेटमेंट बनाया, मैं अपने कैरियर और परिवार में यथासंभव सर्वश्रेष्ठ संतुलन बनाना चाहूंगी। किसी तरह भी ना तो मेरा परिवार किसी चीज से वंचित रह जाए मेरे कारण,
मेरे बच्चे वंचित रह जाएं कि मैं नौकरी करती हूँ। अगर मैं नौकरी करती हूँ, उनकी डेवलपमेंट में कमी रह गई, तब भी मुझे इसका सफर करना पड़ेगा, नुकसान तो होगा ही। और अगर मैं परिवार पे ज्यादा ध्यान देती हूँ और कैरियर के ऊपर कहीं चूक हो गई, तो मेरी आगे प्रमोशन, मेरा आगे की जो वर्क है उसके ऊपर इफेक्ट होगा। देखिए कितना मतलब लोग बात सोच कर बनाते हैं ये जो प्लान्स हैं। उन्हें उसने कहा कि मुझे बैलेंस रखना है, मुझे बैलेंस रखना है कि मेरी फैमिली भी इससे, मेरे कार्य करने से इफेक्ट ना हो, और मेरी जॉब के ऊपर भी उसका कोई घर का जो है ना प्रभाव ना पड़े। मैं अपने कैरियर और परिवार में यथासंभव सर्वश्रेष्ठ संतुलन बनाना चाहूंगी, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मतलब आई विल सीक टू बैलेंस माई कैरियर एंड फैमिली। मैं अपने घर में एक स्वच्छ और सुव्यवस्थित माहौल बनाना चाहूंगी, जिसमें शांति पूर्वक जीवन जिया जा सके। मतलब ऐसा माहौल होना चाहिए। मैं सदा विनाशकारी आदतों, लतों, जो कि क्या है, एडिक्शन जो है, आदतों से खुद को दूर रखने की कोशिश करूंगी। मैं ऐसी आदत विकसित करूंगी जो मुझे पुरानी मान्यताओं और सीमाओं से मुक्त रखे। मतलब कोई सेट रूल नहीं बनाना कि हम तो ऐसे ही करते हैं जी, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है। उसमें उसकी कैपेबिलिटी और चॉइसेस रहेंगी, उसकी क्षमताएं हैं, विकल्प है। मैं अपने जीवन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पहल शक्ति, इनिशिएटिव का प्रयोग करूंगी, पहले ही करके जाऊं। कई महिलाएं जो नौकरी करती हैं और बिजनेस करती हैं, उसको ये पता है घर पे ये काम करना है, बच्चे, वो खाना बनाती है, सब करती है, बच्चों के स्कूल का बैग भी देखती करती है, और फिर सोचती है कि इनके टाइम के ऊपर उसका हस्बैंड जाता हुआ छोड़ जाएगा बच्चों को, बट उनकी बुक्स और कॉपियां देख लेती है, उनका होमवर्क देख लेती है। और कल को मतलब किसी कार्य के कारण दूसरा अफेक्टेड नहीं हो। उनको हालांकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर मिशन होता है ना, तो बोझ नहीं होता। और जब वो काम से आती है तो ये नहीं मैं तो थकी, और बच्चों ने कुछ मांगा तो मैं तो थकी हूँ, कुछ उनको उनको हटा दो, नहीं नहीं मेरे से नहीं आज होता, ऐसा नहीं है। उनकी बच्चों की साइकोलॉजी इफेक्ट हो, वो ऐसे ही काम करती है। रास्ते में सोचती आती है, अगर मुझे कुछ नहीं बनाना ना, तो आते हुए कुछ लेकर आती है उनके लिए, रास्ते से आती हुई, कि आज मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, जाते बच्चों को ये देना है। उनको वो सफर नहीं हो। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दे शुड नॉट सफर। और वो जो रैपिड बनती है ना, खासकर इन अर्ली ईयर्स, वो बहुत आगे तक बच्चों को और पूरी फैमिली के माहौल को लेके जाती है। लेकिन उसने, वो इस बात को समझ रही थी, क्योंकि मैं कार्यरत हूं, मैं काम भी कर रही हूं, मेरी वहां भी एक पोजीशन है, घर पे भी है, मुझे दोनों को बैलेंस करना है। और मेरे से कोई एक इफेक्टेड ना हो जाए, किसी तरीके से मैं किसको इग्नोर ना कर दूं। ये देखिए, ये सिस्टम जो बनाने के लिए ना, वो उसका उतना दिमाग और वैसी लगन चाहिए। ये होता है एक मिशन स्टेटमेंट जो आदमी, मैं परिस्थितियों और अवसरों को, सिचुएशन और अपॉर्चुनिटी पर कार्य करूंगी, बजाय इसके कि वह मुझे कार्य करे, मेरे मतलब वो मेरे से कार्य कराए, rather देन टू बी एक्टेड अपॉन। आई विल एक्ट, मैं अपने हिसाब से एक्ट करूंगी, rather देन टू बी एक्टेड अपॉन। मैं समय के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहूंगी। मेरी इच्छाएं, मेरी जरूरतें और मेरे साधनों के अनुसार होंगी। मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है, माई वांट्स विल बी सब्जेक्ट टू माई नीड्स एंड माई मीन्स। हम लोग ना नीड्स के साथ मीन्स को नहीं देखते। जिस परिवार के अंदर नीड्स की बात ज्यादा होती है और मीन्स को नहीं देखा जाता, उसमें क्या है कि आप मुझे ये दिला दो, मुझे ये दे दो, उसकी क्या, उसके मीन्स ही नहीं है। और उन परिवारों में हमेशा अवरोध, मतलब झगड़ा चलता रहता है, ये खरीदना चाहिए मुझे, ये ला दो, वो कहता मैं नहीं ला सकता। तो ये है कि हमने देखे ना हमारे मीन्स कितने हैं, उस मीन्स के अकॉर्डिंग ही हम अपनी नीड्स को एक्सपैंड करें। उसके अतिरिक्त मैं अपने पास उपलब्ध धन और क्षमताओं का प्रयोग सेवा और धर्मार्थ दान भी करूंगी, ताकि दूसरों का जीवन अधिक आनंदमय हो सके। इसके अतिरिक्त मैं अपने पास उपलब्ध धन और क्षमताओं का प्रयोग सेवा और धर्मार्थ दान में भी करूंगी, ताकि दूसरों, मतलब ये करते हुए अपना नहीं सोचना, सेवा का भाव भी है और धर्मार्थ में है। मैं वन साइडेड ना लग जाऊं कि मुझे ये कार्य भी करने हैं। तो ये सारी चीजें ने ये मतलब एक डायरेक्शन दी गई है कि आप क्या ऐसा हमारे, हम क्या ऐसा सिस्टम बनाते हैं क्या, क्या ऐसा प्लान करते हैं क्या? नहीं। आप व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट को व्यक्तिगत संविधान कह सकते हैं।
सही सिद्धांतों पर आधारित व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट भी व्यक्ति के लिए इसी तरह का मानदंड बन जाता है। इस फंक्शन से करने के लिए ना हमारे यहाँ क्या है कि वो जो नियम दिलवाते हैं, संकल्प कराते हैं, ये सारे भी उसका ही, इसी का ही पार्ट है कि आपने क्या अचीव करना है, मुक्ति की तरफ जाना है, कैसा सिस्टम करना है। हमारे वो भी मिशन स्टेटमेंट। मान लिया हम साधु बन जाएं, तब भी हमारे मिशन स्टेटमेंट होनी कि हमने क्या करना है, कैसे जाना है, उसको चेंज करना है, सारा बना के करना है, उसको प्लान करना है पहले। जब वो सिचुएशन में क्रिएट हो जाएगा तब आकर करेंगे तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ आना था कुपकला के अंदर, हम वहीं से प्लान हुआ कि वहां जाकर, ये दिमाग में था कि वहां कोई प्रवचन नहीं होंगे, वहां कोई लोग नहीं आते हैं, बहुत कम है, और वहां कोई समाज नहीं है आसपास कोई। तो अपने को किस मेथड से चलना है कि हम जुड़े भी रहें, प्रवचन की शैली भी रहे, क्लासेस भी हो। अब वो धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले शुरुआत ये कि एक क्लास थी, आज यहाँ तीन तीन चार चार क्लासेस हो रही हैं। ये इससे क्या हुआ कि यहाँ पर अब लगता है कि पूरा समय दिन भर पता ही नहीं चलता कैसे समय चला गया। और अगर यहाँ ये सब कुछ ना होता, हम यहाँ आ जाते, फिर क्या करते। ये अगर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता तो हम क्या करते, और आप लोगों से लिंक नहीं होता, वो चर्चा ही नहीं होती, वो ग्रोथ नहीं होती किसी की, अपनी अपनी भी ग्रोथ नहीं होती। तो ये सारा चीज ना उसको प्लान करना पड़ता है, और कैसे करना है, जहां जा रहे हैं वहां की व्यवस्था के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, वो प्लान था। और यही बात जब हम दिल्ली में थे तो इतनी जरूरत नहीं थी। फिर जरूरत पड़ी जब कोविड आ गया तो थोड़ी जरूरत पड़ी। लेकिन उससे हमें गाइडेंस मिली कि जब वहां जाएंगे, वहां तो ऐसा सिस्टम है कि रोज का कोविड ही समझो, वहां कोई आता नहीं, जाता नहीं, जाता नहीं। लेकिन हुआ क्या कि अब धीरे धीरे लोग भी आने लगे और सब होने लगे। तो मतलब आपको बिफोर हैंड प्लान करना पड़ता है। ये प्लान अगर नहीं किया होता, हम यहां आ जाते तो फिर नहीं हो पाता। तो वहीं से ही शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्टेटमेंट अपने को मिशन में अगर धर्म के साथ जोड़ना है, जो कर रहे हैं, तो आप उसको प्लान करें, फिर अपने लिए भी प्लान करें और दूसरे के लिए भी साथ करें जो आपके साथ जुड़ता है। तभी ये कंसेप्ट लिया गया कि लिखित में दें, उनको डायरी पे नोट नहीं करें, वो जस्ट सुने। और जब उनको हो कि स्मरण शक्ति के कारण कि भाई वो ध्यान नहीं रहा, क्या हुआ, तो जाकर दोबारा देख लेंगे। लेकिन अभी वो सिर्फ इसको समझें अच्छी ढंग से। ये हमारा, ये क्या है, ये भी एक मिशन बनाना पड़ता है, मुझे कैसे करना है। फिर अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग होता है। आप सबको एक मिशन जो होता है कि हमने अगर धर्म में, अध्यात्म में जाना है, मुक्ति की तरफ बढ़ना है, तो मुझे किस ढंग से चलना है, वो हर एक का अपना अपना होगा कि मेरी कितनी योग्यताएं हैं, मेरी कितनी क्षमताएं, उसके अकॉर्डिंग हो। तो ये आपका एक संविधान बन जाएगा। अब जैसे देश को कैसे चलाना है, आने वाले में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, उसको विजुलाइज करके एक संविधान बनाया गया। वो भी तो एक स्टेटमेंट है ना, मिशन स्टेटमेंट है, कंट्री की मिशन स्टेटमेंट है कि कल क्या क्या होगा, उसमें गाइडलाइंस क्या होंगी, लोग कैसे करेंगे। ये तो कैओस हो जाएगा, कोई अपनी मर्जी करेगा, क्या करेगा, उनकी गाइडलाइंस कैसे देंगे हम। इस तरह परिवार के अंदर, जैसे फैक्ट्रीज के अंदर होता है, सिस्टम होता है, वो डेवलप हो जाती है। आपको इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ऐसे करना है, इतने टाइम छुट्टी होगी, आपको हॉलीडेज इतनी मिलेंगी, इससे ज्यादा नहीं, मतलब सारा एक प्लान होता है कि हाउ इट विल फंक्शन। और फिर उसके बाद में अभी जो आईएसओ सिस्टम आ गया। आईएसओ सिस्टम क्या है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं और आजा आपको कैसे ऑपरेट करना है। मैं कहता हूं मुक्ति और मोक्ष के लिए भी आपको आईएसओ सिस्टम की तरह आपको पूरा प्लान बनाना पड़ेगा कि हाउ आई एम टू फंक्शन, मैंने कैसे कार्य करना है। जैसे हम फैक्ट्री के लिए आईएसओ सिस्टम को डेवलप करते हैं कि चाहे व्यक्ति बदल जाए, कुछ हो जाए, पर हमारा कार्य ऐसे ही फैक्ट्री में चलेगा, फैक्ट्री में करेगा। तो वो आईएसओ सिस्टम जो है, तो हमारी मुक्ति के लिए भी तो आईएसओ सिस्टम बन सकता है ना, कि हम अध्यात्म में कैसे जाएंगे, कितना मेरे पास स्पेयर टाइम है, कितना मैं स्टडी कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी क्या है, मैंने और काम करते करते इसको कहाँ तक ले जाना है, प्राथमिकता इसी को देनी है। तो दिन में एटलीस्ट मुझे 2-3 घंटे इस पे डिवोट करने हैं कम से कम। ये सारा तो आपको प्लान करना पड़ेगा ना। ये हुआ कभी सुन लिया, अब कई लोग कहते हैं कि हम जी कभी कभी आपकी क्लास सुन लेते हैं, कभी कभी। अरे जो कभी कभी सुनते हैं, कभी समझ आती है जी, कभी नहीं भी आती। अब ये जो विषय है, ये किसको समझ में आएगा, ये उसी को समझ आएगा जो हमारे साथ जुड़ा रहता। ये तो कहेगा ये क्या बता रहे हैं आप।
हमने वो सारी चीजें जान ली हैं, अब हमको उसको अलाइन करना है कि मैं अपनी जो है ना, दिस इज एक्चुअली जो हमने था ना कि शार्पन योर सॉ, ये जो हो रहा है ना शार्पन जो सॉ, हम जिस ढंग से करते करते यहां तक पहुंच गए हैं, अब हमको अपने अंदर कुछ और चेंज करके अपनी आरी को और तेज करना है ताकि हमारी प्रोडक्शन और बढ़ सके। जहां तक हम सीख गए हैं, हम कैसे जा रहे हैं कि जो रेगुलर पेस है ना, जो हो रहा है जैसा हो रहा है, आई एम सेटिस्फाइड। हम कहते हैं हमने जैसा करा ना, अब मैंने इससे बेटर करना है, उसमें मैं क्या चेंजेस करूं तभी मेरी गति बढ़ेगी। और क्योंकि अंत अंत का जो बात है कि मुझे एंड क्या अचीव करना है, वो मेरे लक्ष्य में है कि नहीं है। मेरे लक्ष्य में है कि मेरा मेन टारगेट जो है मोक्ष, मेरा बहुत लॉन्ग रेंज के अंदर मेरा है, लेकिन उससे पहले सम्यक दर्शन है। और उसके लिए क्या करना है, वो उसको मैं उससे प्लान करूं कि मुझे कितना टाइम डिवोट करना है, कितना मैं स्पेयर कर सकते हैं टाइम। हम दिन में सुबह करते हैं, रात को है, कितनी बार हम ध्यान कर सकते हैं, कितना अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, स्वाध्याय कितना कर सकते हैं, वो उसमें बेस्ट करें जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है। तब हमें पिछले साल से इस साल की प्रोग्रेस ज्यादा होगी। इफ यू आर रनिंग ऑन द सेम पेस, जो हो रहा है बस हो रहा है, जैसा हो रहा है, तो फिर तो हम उसी स्पीड पे है ना। हम इस मतलब आपका जो है ना रेजोल्यूशन होता है, जैसे कि पिछले सालों में ये करा, 1 जनवरी को लोग रेजोल्यूशन करते हैं। ये रेजोल्यूशन क्या होता है कि मैं इस साल ऐसा करना है, मुझे इस साल ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। कभी आपने बनाया कि इस साल में जो नया, मान लिया 2026 चलेगा, उसमें कम से कम 3 या 4 ध्यान शिविर करूं, इस बार सिर्फ 1 या 2 किए, ये टारगेट रखना पड़ेगा। हर बार सोचो चलो नहीं अगला कर लेंगे, अगला कर लेंगे, वो ईयर एंड आ जाएगा। मतलब प्रोग्राम वो फिक्स नहीं किया हमने कि मुझे कम से कम 3 4 तो करने, मुझे मिस नहीं करना, वो गैप बहुत आ जाएगा। अब हम शिविर को मानते हैं कि हमने एक कर लिया है, बस हम जान गए, बस वो है ही है, वैसे ही बैठना है, वैसे ही करना है। नहीं, ये प्रयोग है, ये तो हर बार बैठना है। मगर ये इसमें अगर हम ये नहीं बनाएंगे प्रोग्राम, तो फिर जैसा चल रहा है, मन आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, क्लास अटेंड हो गई, टाइम कुछ नहीं था, मतलब वो ऐसे इसको प्रायोरिटी नहीं है कि महाराज कभी कभी मैं सुन लेता हूं, कभी समझ आती है, कभी नहीं आती। मैं कभी कभी वाले को नहीं समझ आएगा इस सिस्टम, आपको तो इसमें कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। और फिर आपको एक बार रस आने लगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर ऐसे सहज में समझ आएगा। वरना इतना भारी लगेगा। उसने आकर दिल्ली से कंप्लेंट की मेरे साथ कि आपकी बातें कहीं समझ नहीं आती, आप कैसा। मैं कहा, कितना सुनते हो? कहता कभी कभार सुन लेता हूँ। मैंने कहा कभी कभार वाले को नहीं आएंगे, ये कोई चैप्टर थोड़ी है कि ये चैप्टर नहीं आया तो अगले चैप्टर को समझ आ जाए। अब हमारा मेन सब्जेक्ट यही चल रहा है कि अपने को मिशन बना के, अब सभी लोग हैं ना, अब देखो नया साल आने वाला है, इसको ये हम ले रहे हैं ना, अब 2026 तो 31 दिसंबर की रात को जैसा है, हैप्पी, जब न्यू ईयर की आप तैयारी करते हैं, मेक योर स्टेटमेंट कि इस साल मुझे क्या करना है। और फिर देखो वो कितना कितना हमने कर लिया है, कितना प्लान कर। जिस स्टूडेंट ने ये टारगेट नहीं किया कि मुझे इतनी रेंज की परसेंटेज के मार्क्स लेने ही लेने हैं, वो नहीं पहुंच पाया। फिर तो यह जो पड़ गया, जैसा आ गया हो गया, जो भी रिजल्ट आ गया ठीक है। जो पास होता है ना, उसके घर वाले भी लड्डू बांटते हैं। जो सेकंड क्लास में होता है वो भी कहते हैं हाँ जी हमारा बच्चा ठीक है, फर्स्ट वाला भी ठीक है। और एक के जिसके 95% आ गए, वो उसके घर वाले और वो उदास है। उन्हें टारगेट 98%, 99 का करा हुआ है, यानी वो उसकी कैलिबर है, उसने वो टारगेट रखा है, इज नॉट हैप्पी। वो जो जस्ट पास हुआ है, वो उसके यहाँ लड्डू बट रहे हैं, और जिसके 95% आए वो पास बैठे हैं। क्यों? उसने जो मिशन जो रखा था, जो टारगेट रखा था, वो टारगेट अचीव नहीं। जिसने टारगेट पास होने का रखा था, ही इज वेरी हैप्पी, उसका टारगेट था पास हो जाए, बस ठीक, हमारा बच्चा पास हो जाए, तो वो टारगेट वही हल्का है। अब ये महाराज कहें जी, कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हाँ, ये जो ऐसी संकल्प है ना,
अब हम जैसे कहते हैं कि हाँ ये मैं कर लूंगा उपवास, लेकिन जब वो उसका नियम लेता है, इसका मतलब संकल्प आता है उसमें, संकल्प आता है, और वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। और हमारे यहाँ जैन धर्म में तो यही है ना कि आपने आज मैंने कैसी खाना नहीं खाया मेरा उपवास हो गया, वो नहीं है। वो कहते हैं उपवास सब है अगर आपने उसका संकल्प किया है, नियम लिया है, प्रत्याख्यान किया है सोच समझ के, तो ये जीवन को दिशा देने वाले बड़े निर्णयों का आधार बन जाता है। मतलब अगर इस तरह ना, ये हमारे मानदंड बन जाते हैं। मैंने स्टेटमेंट, आदमी कहता है ना कि मैंने ये करना है, दिस इज माई रेजोल्यूशन, कि मेरा आने वाले वर्ष में 2026 में ये मैंने यहाँ अचीव करना है। और वो उसको सोच के करें, ऐसा नहीं है कि हाँ मेरी क्षमता क्या है, मैं 4 नहीं कर सकता, मैं 3 कर सकता हूँ, और फिर कोशिश करें कि वो करने ही करने। ये जैसा ना, अब आप मान लिया आपने प्लान कर लिया कि मैंने 8 उपवास करने हैं, यानी कि जिसको कहते हैं हम 28 करनी है इस टाइम, तो अपने प्लान करा है ना, तो पहले दिन से आपने प्लान किया हुआ है करने। अब ये प्लान करा हुआ, 1 कर लिया, 2 कर लिया, अच्छा हो जाएगी तो हो जाएगी, जितने हो जाएंगे। वो जब 3 4 करता है ना, अब जोर तो पड़ता है ना सुधा वेदनी का। अगर 8 का प्लान बनाया हुआ है तो वो उसको ले जाएगा, प्लान उसको संकल्प ले जाएगा वहां तक, 8 पूरे करा देगा। और अगर कैजुअल रखा है तो अच्छा जितने हो जाएंगे ठीक है, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो, उसका बहुत मुश्किल हो जाता है पहुंचना। तो इन भावनाओं के बीच ये रोजमर्रा के निर्णय लेने का आधार बन जाता है। फिर वो छोटे छोटे प्लान, एक बार बड़े प्लान पूरे ईयर के बना लिए, फिर उसके बाद में फिर छोटे प्रोग्राम बनते हैं, फिर जैसे रोज का प्रोग्राम बनता है। तो व्यक्तिगत संविधान से भी व्यक्ति को परिवर्तन के दौर में शाश्वत शक्ति मिलती है। हम अपनी पेस को चेंज नहीं कर रहे, स्पीड चेंज नहीं कर रहे, कैसे आगे बढ़ेंगे? शुरू में हम स्लो हैं, उसी स्पीड से चले जा रहे हैं। हम उसको ये नहीं सोचते कि मुझे एक्सलरेट करना है। अभी तक मैंने यहां तक जो है, यहां तक इस स्पीड पे गया हूं, आगे मुझे इससे आगे बढ़ना है। सही सिद्धांतों पर आधारित व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट भी व्यक्ति के लिए इसी तरह का मानदंड, क्राइटेरिया बन जाता है। ये एक व्यक्तिगत संविधान बन जाता है। ये जीवन को दिशा देने वाले बड़े निर्णयों का आधार बन जाता है। हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों तथा भावनाओं के बीच रोजमर्रा के निर्णय लेने का आधार बन जाता है। लोग परिवर्तन के साथ तब तक नहीं रह सकते जब तक कि उनके भीतर एक अपरिवर्तनीय केंद्र ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लोग परिवर्तन के साथ तब तक नहीं रह सकते, परिवर्तन के साथ, जब तक उनके भीतर एक अपरिवर्तनीय केंद्र ना हो। ये तो बिल्कुल खूंटे की तरह गड़ा गड़ा है, ये तो मैं हो ही नहीं सकता, इसको तो मैंने करने। परिवर्तन की योग्यता की कुंजी ये अपरिवर्तनीय का एहसास है कि आप कौन हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, आप किसे महत्व देते हैं। इसको आप जो है ना, यू कांट शिफ्ट दी पोल। आप गोल करने के लिए अगर पोल इधर से इधर होता रहेगा, यू कांट, वो पोल तो आपको फिक्स फिक्स ही है ना, कि बॉल इसके बीच में ही जानी है। मिशन स्टेटमेंट होने पर हमें परिवर्तनों से कोई तकलीफ नहीं होती। हमें पहले से निर्णय लेने या पूर्व आग्रहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वास्तविकता को अनुकूल बनाने के लिए हमें जीवन में बाकी हर वस्तु व्यक्ति का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं होती। हमें हर वस्तु या हर व्यक्ति को एक ही सांचे में डालने या श्रेणियों में बांटने की जरूरत नहीं है। सबको एक सांचे में डालने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने को समझना है कि मिशन स्टेटमेंट बिना बनाए, बिना एंड को दिमाग में रखे, बिना प्लान किए हुए हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हम बस कैजुअली जितना चले गए चले गए, जैसे हवा के जोर के ऊपर होता है ना, कि जितना वो व्यवस्था आपको जितना ले जाएगी, जैसा हो जाएगा वैसा ठीक है। तो जीवन हम ऐसे ही जी रहे हैं अधिकतर। मिशन बनाकर कोई की मिशन, आई एम टू, जहां पर आता है डू एंड डाई वाली बात आती है ना, वहां अचीवमेंट आती है। एक्सेप्शनल अचीवमेंट अगर लेनी है, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। बच्ची को छोड़ना, पत्नी को छोड़ना, संयम ले लेना, ये सारा क्या है कि मिशन स्टेटमेंट की मुझे करना है, और फिर 12 साल तक मुझे ऐसा करना है, जब तक वो ये हो ना जाए। मतलब ये सारे क्या थे, ये उनके मिशन स्टेटमेंट थे।
टारगेट रखे हुए। कल से क्लास नहीं है कल से छुट्टी है, और 5 नवंबर 5 नवंबर को क्लास होगी, 10 दिन का शिविर है। स्टेटमेंट दी हुई है। चलो हो जाएगी। तो, ये डॉक्टर अमिता तो आ रही है शायद? नहीं नहीं। गुरुदेव आना था पर मेरा प्लास्टर रिमूव नहीं हो पाया अभी तक। अभी 7 नवंबर से पहले नहीं रिमूव होगा वो। अच्छा चलो ठीक है, कोई। महाराज साहब, हाँ जी। महाराज साहब, मथेन मंदावी महाराज साहब, जो ये शिविर अभी तो नवंबर में हो रहा है, आगे के शिविर की भी आप कोई डेट्स वगैरह सोच रहे हैं? हाँ, दिसंबर में है। 25 दिसंबर से ना, और महाराज साहब 30 नवंबर से है फिर। 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक। 9 दिसंबर तक। 30 नवंबर से है, वो भेज दूंगा डेट। आप अपनी डेट बताओ ना, उसी हिसाब से। महाराज साहब, मैं आपकी बार फरवरी में आने की सोच रहा हूँ। अगर फरवरी में कुछ हुआ तो मेरा मन है कि फरवरी में नहीं होता, फरवरी में तो वैसे ही है। वो तो फिर यही करा देंगे आपको जैसा है। तो ऑनलाइन ऑनलाइन हो रहा है। नहीं, यहाँ आ जाए, आना है। महाराज जी वहां तो 10 दिसंबर से लिखा हुआ था, 10 से 19 है, ये 30 नवंबर वाला तो नहीं लिखा हुआ है? 10 दिसंबर से या 9 दिसंबर से 19 ये मुझे दिसंबर लग है। रहा है ठीक है। नासिक में चलो 21 हम तक चेक है। करके बता देंगे। हाँ, हाँ जी, नहीं ये ये निकाल के दिखा दो। हाँ, दिखाओ। हाँ? ये चेक कर लेना प्लीज। नहीं मैं बताता हूँ। 9 या 10 दिसंबर का है, क्योंकि नासिक में 21 दिन का है, यहाँ पे 10 दिन तक का है, तो हाँ, बिल्कुल 19 ठीक है। दिसंबर तक 10 दिन तक का है। है तो 10 दिन के 30 से है ना, 30 से 9 तक है। 30 का नहीं है हमारे, एक बार चेक कर लो। हाँ चेक कर रहे हैं, कर रहे हैं। सीना मंगलम महीने का लान जाती है नासिक पूरा महीना ला जाती है। टिक नहीं रहा इसमें। हरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। चलो फिर शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में चलो बता देंगे अभी। अनंत अनंत और आस्था ही हो के रहा लग साथ रहा। वंदन। जी महाराज। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमः। कहाँ लग गया? अपना ज्ञानी सतगुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मार्थी साधक साधिकाओं, ठीक है ठीक है। 10 दिवसीय धर्म यज्ञ में आज का यह दूत चलो बीच में कुछ और ही खुल गया। चलो वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जी महाराज। ये डेट होगी ना मैं डाल दूंगा। ये चलो। नमो अरियंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो अय्यरियनंद, नमो ध्यानंद, नमो साहुनम चतारी मंगलम। अरिहंतामंगलम, सिद्धामंगलम, साहुमंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारी लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा। चतारी शरणं कवचामि, अरिहंते शरणं कवचामि, सिद्धे शरणं कवचामि, साहु शरणं कवचामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं कवचामि। चार शरण सुख मंगल तम सदाए। मथे वंदम वंदम।